अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। सॉरी हम लोगों ने बड़ा अरसा लेट शुरू किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस के अंदर तमाम टॉपिक्स को थॉरली आप लोगों तक पहुंचा दूं वीडियोस की फॉर्म में। हम लोगों ने होपफुली फॉरवर्ड बायस और पीपीएन जंक्शन को डिस्कस कर लिया हुआ था, यानी कि डायोड को डिटेल से डिस्क्राइब कर लिया था। मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं ताकि आपको इसमें मसला ना हो। हम लोगों ने कहा था कि पी टाइप मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ होल्स की तादाद ज़्यादा होगी एज कम्पेयर, और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली एन रीजन जो एन टाइप मटेरियल जो होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ होल्स की तादाद कम होगी। मीन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो होल्स होंगे। सो जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग से जो डिवाइस बनती है उसको हम लोग डायोड का नाम देते हैं, और जहाँ पे उनको ज्वाइन किया जा रहा होता है वहाँ पे एक जंक्शन बनता है, उसको हम लोग पीएन जंक्शन का नाम देते हैं। जैसे ही हम लोग उनको ज्वाइन करते हैं तो इधर से इस साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और इस साइड के ऊपर होल्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलरली इधर जो होल्स पड़े हुए हैं उनको इधर वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि जैसे इमीडिएट आफ्टर ज्वाइनिंग द पी टाइप एंड एन टाइप मटीरियल, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आना शुरू हो जाते हैं, होल्स निकल के इधर एन रीजन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से कंटिन्यूसली जंपिंग होना शुरू हो जाती है। और ये तब तक होती रहती है कि जब तक एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पी रीजन की इस पी रीजन वाली साइड के ऊपर जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी हो जाती है कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जम करने नहीं देती। एंड सिमिलरली इधर होल्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मजीद होल्स प्रोड्यूस नहीं होने देती या होल्स को जम करके इधर नहीं आने देते, और उस स्टेज के ऊपर जो पीएन जंक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर चला जाता है। मज़ीद मतलब मज़ीद जो चार्ज कैरियर्स की क्रॉस जंपिंग है वो बंद हो जाती है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहता है तब तक जब तक कि हम लोग इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ ना अटैच कर दें या इसका टेम्परेचर चेंज ना करें। सो वन यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सो जब हम लोग इस तरह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर पड़ा हुआ पीएन जंक्शन या डायोड हम लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी के साथ अटैच करते हैं, तो उसके दो मोड होते हैं। अब चूंकि दो मोड क्यों हैं, क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पी टाइप से ज्वाइन करेंगे तो देन उसका एक मोड होगा, जब नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से ज्वाइन करेंगे तो देन आपके पास उसका सेकेंड मोड होगा। सो इस वजह से अब होगा क्या कि जब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के यानी कि डायोड के पी टाइप के साथ ज्वाइन करेंगे, तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे पड़े हुए होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये रिपेल तब करेगा जब जो एक्सटर्नल बाइस्ड है उसकी जो वैल्यू है वो इस यहाँ पे पीएन जंक्शन यानी कि डिप्लेशन रीजन, या फिर आप लोग इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम देते थे, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से बड़ा ना हो। सो जब हम लोग बाइसिंग कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड बाइस के लिए जो ज़रूरी होता है, एक तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, और दूसरी कंडीशन जो है वो वी बाइस जो है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो हमेशा आपके पोटेंशियल बैरियर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर पोटेंशियल बैरियर से कम होगा तो वो कभी भी यहाँ पे पड़े हुए होल्स को इस तरफ नहीं मूव करा सकेगा, और यहाँ पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस तरफ मूव नहीं करवा पाएगा। सो जैसे ही आपके पास वी बाई एस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो देन नेगेटिव साइड के ऊपर चूँकि नेगेटिव टर्मिनल अटैच है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेंगे, रिपल्शन फेल करेंगे, और रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि जंक्शन के क्रॉस जो ऑलरेडी पड़े हुए इलेक्ट्रॉन थे होल पी रीजन टाइप के ऊपर जिन्होंने पी एन डिप्लीशन रीजन बनाया था या पोटेंशियल बैरियर बनाया था, उनकी रिपल्शन इनफ नहीं होगी कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस पोर्शन में आने से रोक सकें। सो जैसे ही
ये नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा और उनकी फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ऑलरेडी जम्प्ड इलेक्ट्रॉन विच हैव मेड अ पोटेंशियल बैरियर एट दिस प्लेस। सो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्रॉस जंप करके इस तरह से क्रॉस द सर्किट मूव करना शुरू कर देंगे और वो जो उनकी मूवमेंट होगी वो आपके पास करंट कहलाएगी। सो होगा क्या, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जब आपके पास वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, यानी कि पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, तो पी टाइप जो है होल्स को इस तरफ मूव करवाता है और एन टाइप सॉरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को जंक्शन के क्रॉस दूसरी तरफ जंप करवाता है, और बैटरी का जो एन टाइप है, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी पी डायोड के नेगेटिव एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के क्रॉस जंप करवाता है, और इस वजह से जो करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट, और होल्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। अब ड्यूरिंग ऑल दिस इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा तादाद जम कर किधर आना शुरू हो जाएगी, होल्स की तादाद जम कर किधर आना शुरू हो जाएगी, तो देन यहाँ पे जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन और होल इलेक्ट्रॉन इधर और होल्स जो इधर होंगे जिन्होंने जंक्शन बनाया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जम कर किधर आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी इनफ होगी कि वो इन इलेक्ट्रॉन को मज़ीद बाउंड्री की तरफ रिपेल करेंगे, और यहाँ पे जंप करके आए हुए होल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो यहाँ पे पड़े हुए होल्स की तादाद, होल्स को क्या करेगी, मज़ीद बाउंड्री की तरफ धकेलेगी, और इस रिपल्शन की वजह से जो आपका यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होगा वो स्क्वीज करेगा। सो वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो अपनी एक दूसरे की रिपल्सिव फील्ड्स की वजह से उसके जंक्शन की रीजन को क्या करेगा, स्क्वीज कर देगा। सो सिमिलरली जब हम लोग रिवर्स बायस की बात करते हैं तो पी टाइप को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं और एन टाइप को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, और ड्यूरिंग दिस होता क्या है कि पी रीजन के अंदर जब जितने भी होल्स होते हैं वो नेगेटिव के साथ अटैच होने की वजह से सारे के सारे इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड सिमिलरली जो एन रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इस अट्रैक्शन की वजह से ये सारे के सारे इस साइड के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन्होंने ये रीजन बनाया हुआ था उनको इस इधर से रिपल्शन कम फील होगी, सो इस वजह से वो अपनी बाउंड्री को क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्हांस कर लेंगे। सिमिलरली होल्स भी क्या करेंगे, अपनी बैटरी को अपनी रीजन को इन्हांस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पड़े हुए होल्स की जो रिपल्शन है वो उनको कम फील होगी। सो इस तरह से इस बाइसिंग के अंदर इसमें से करंट फ्लो जो होगा वो आपके पास जीरो होगा। हाँ, मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे। अब वो जो होल्स हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से रिपेल होकर जंक्शन के क्रॉस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जंक्शन की विड्थ इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी कि वो जंक्शन के क्रॉस जंप करके जाएं। सिमिलरली यहाँ पे पड़े हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल्शन फील होगी और वो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस जंप करके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इस डिप्लेशन रीजन को क्या करें, नलीफाई कर सकें। सो उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा उसको हम लोग रिवर्स करंट का नाम देते हैं, और जैसे अगर हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो देन एक ऐसी स्टेज आती है कि वो जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल वी बायस को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि वो यहाँ पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो जिन्होंने ये जंक्शन बनाया था उसको भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पे पड़े हुए होल्स को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जंक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग एक्सटर्नल बायस की उस वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम देते हैं, और उस स्टेज के ऊपर जो रिवर्स करंट होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है तो वो इस जंक्शन को या इस डायोड को डैमेज कर देता है। सो होपफुली नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो फॉरवर्ड बाइस्ड हैं,
जब हम लोग करंट फॉरवर्ड बायस्ड के केस में पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ अटैच करते हैं, तो एक फॉरवर्ड करंट जिसको हम लोग आईएफ का नाम देते हैं, मिली एम्पेयर्स की फॉर्म में उसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है। नॉर्मली हम लोग सर्किट के शुरू में रजिस्टर इस वजह से लगाते हैं ताकि ड्यू टू अननेसेसरी चेंज इन द वी बायस, आपके सर्किट के ऊपर कोई मसला ना हो, रास्ते में ये जो बड़ी रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल प्राइस की होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपका जो बाद वाला सर्किट जो होता है, जो कीमती होता है, वो बच जाता है। सो इस वजह से हम लोग रजिस्टर को उसके अंदर यूज़ करते हैं। जब आपके पास जब हम लोग जैसे फॉरवर्ड बायस अटैच करते हैं, जब आपके पास एक्सटर्नल बायस की वैल्यू 0 होती है, तो उस वक्त आपके पास जो फॉरवर्ड करंट होता है आईएफ, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। विद द पैसेज जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, वीएफ की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, उसमें से आईएफ इंक्रीज करना शुरू कर देता है और वीएफ की वो स्मॉल अमाउंट जो उसके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू के इक्वल होती है, वहाँ तक जो करंट होता है उसमें से नियर अबाउट 0 होता है। यानी कि जैसे हम लोगों ने शुरू में बोला कि यहाँ पे जो आपके पास वी बाई एस है, उसकी वैल्यू जो है, वी बाई एस की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि वी बाई एस की जैसे जैसे आप 0 से वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और तब तक आई एफ आपके पास नियर टू 0 रहेगा, जब तक आप पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाते। और मुख्तलिफ मटेरियल के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू वो डिफरेंट होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए आपके पास 0.7 थी और जर्मेनियम के लिए आपके पास 0.3 थी। एंड सपोज करें आपके पास सिलिकॉन मटेरियल था, तो 0.7 वोल्टेज, जिसको हम लोग नी वोल्टेज का नाम भी देते हैं, जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा, तो जो आपके पास फॉरवर्ड करंट होगा, यानी कि आईएफ करंट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर देगी विद द इंक्रीज ऑफ वी बायस या वी एफ की वैल्यू को कह सकते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही आप लोग चूंकि जैसे जैसे आप वी बायस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस होता जाएगा। पोटेंशियल बैरियर की रीजन में रिड्यूस होता जाएगा, वो मैंने आपको रीजन थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी। जैसे जैसे रीजन रिड्यूस होता जाएगा, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के जंप करके क्रॉस द रीजन जाने की जो रिपल्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगी, जो उसकी पोटेंशियल बैरियर की बैटरी के साथ अटैच होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर की जो रुकावट होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, उसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। जैसे जैसे वी बाईस की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग वी एफ की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, आई एफ उसमें से इंक्रीज करता जाता है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और उसकी रीज़न मैंने आपको क्या दी, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है, रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो स्क्वीज हो रहा होता है। स्क्वीज होने की वजह क्या होती है कि उसकी जो पल्सिव फोर्स होती है होल्स के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कम होती जाती है। और जैसे जैसे वो कम होती जाती है, इस वजह से उसकी जो डायनामिक रेजिस्टेंस है, यानी कि जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है। इसको वो जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसको बेसिकली हम रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। और डायनामिक इस वजह से कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है, सो इस वजह से उसको डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अगर वो चेंज ना हो तो इसका आपके पास स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो रेजिस्टेंस कम हो रही होती है, तो इस वजह से, कम होने की वजह से, जितना ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ द इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड। और यहाँ पे उसका डायनामिक रेजिस्टेंस का रिलेशन भी बताया गया है। इनिशियली देखें, अगर सपोज करें वी एफ ये है तो आई एफ इतना है, वी एफ चेंज इन वी एफ ये है तो चेंज इन आई एफ ये है, चेंज इन वी एफ ये है तो चेंज इन आई एफ ये है। यानी कि वी एफ की वैल्यू स्मॉल चेंज के लिए जो आई एफ है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर सपोज करें चेंज इन वी एफ अगर कांस्टेंट है,
तो IF उसके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो कंटिन्यूसली अगर सपोज़ करें ऊपर 10 है, तो नीचे आपके पास पहले 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 100 होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम RD की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है अराउंड, और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती जा रही है। तो वो जो उनकी रेशो होगी वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस्ड। अब रिवर्स बायस्ड के अंदर क्या होता है, आपके पास चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, और जो कर रहा होता है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, सो इसको हम लोग रिवर्स करंट का नाम देते हैं। और नॉर्मली चूंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, माइक्रो एम्पेयर्स की फॉर्म में होता है, जैसे फॉरवर्ड बायस के अंदर आपके पास मिली एम्पेयर्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये आपके पास माइक्रो एम्पेयर्स की फॉर्म में है। इनिशियली अगर वोल्टेज जीरो है तो आपके पास रिवर्स करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे वी बायस को आप लोग इंक्रीज करेंगे, तो देन आपके पास जो रिवर्स करंट होगा वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और एक स्टेज आएगी जैसे जैसे आप वी रिवर्स वोल्टेज को यानी कि वी बायस को इंक्रीज करते जाएंगे, तो देन एक स्टेज आएगी कि जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जिन इलेक्ट्रॉन और होल्स ने बनाया होता है उनको उनके रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी अपनी तरफ ट्रैक कर लेते हैं, और जैसे ही उनको ट्रैक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम देते हैं, और जैसे ही वो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करता है तो देन जो आपका रिवर्स करंट होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, और जैसे ही ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है तो देन वो जो डायोड का बैरियर होता है वो डायोड का जो बैरियर होता है वो डैमेज हो जाता है। सो जो आपके पास ये वाली जो कंप्लीट करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ये फॉरवर्ड बाइस्ड वाली और ये आपके पास रिवर्स बाइस्ड वाली। होपफुली आप लोगों को ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। अब फर्दर देखते हैं कि अगर सपोज करें कि आपने एक सर्किट लगाया हुआ है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर से बाहर लेके जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, तो देन उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करें कि जो आपने सर्किट लगाया था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास ये जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डेल टी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर किया, तो देन जैसे ही हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो सपोज करेंगे एक फॉरवर्ड बाइस्ड है, इतना ये वाला पोर्शन जब डिस्कस करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो एन टाइप के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी हीट बढ़ने की वजह से उनकी जो आपस में कोलिजन होंगी वो इंक्रीज करेगी, कोलिजन इंक्रीज करेगी तो वो उनकी रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगी, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगी तो देन जो बॉर्डर के जिन्होंने बॉर्डर बनाया होता है, जंक्शन बनाया होता है, उनकी रिपल्सिव फोर्स इनफ नहीं होगी और कुछ और इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप रीजन के अंदर चले जाएंगे। एंड सिमिलरली होल्स भी उसी तरह से दूसरी साइड पे जंप करके चले जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। सो यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होते हैं टू फ्लो द करंट। सो इस वजह से जहाँ पे उसने कंडक्शन पॉइंट्स एंड पोटेंशियल बैरियर से पहले वो तकरीबन स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको कम लगाना पड़ेगा और उसी वक्त वो क्या करेगा, उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। एंड सेम केस फॉर द रिवर्स बायस। सो ये डायोड के स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायोड है जिसमें पी टाइप, एन टाइप और यहाँ पे इसको पी एन जंक्शन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे आपके पास मेटल कॉन्टैक्ट एंड वायर हेड्स होते हैं जिसके साथ उसको वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को हम लोग नोड से और नेगेटिव को हम लोग कैथोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपके पास उसकी जो सर्किट डायग्राम है, जब उसको सर्किट में अटैच किया जाता है तो ये वी बायस, अगर आपके पास उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर एक सेल है तो देन उसको हम लोग एक बड़ी और एक स्मॉल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, रिवर्स बायस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे आई एफ की वैल्यू मौजूद है और यहाँ पे जबकि आई की वैल्यू 0 एम्पियर के इक्वल शो की गई है। सो
इस लेक्चर के अंदर हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डायोड को जब सर्किट इस्तेमाल किया जाता है तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसके 3 मॉडल्स को फॉलो करते हैं। उन मॉडल्स को हम लोग वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।